कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इसका देख लें कि जो वर्ड लिपिड है तो कह रहे हैं कि ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है लिपोस। ठीक है, और लिपोस का मतलब सिंपली ग्रीक में फैट्स है। तो फैट्स आप लोग जानते हो कि फैट्स जो है तो मतलब हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, तो लिपिड लिपोस से दिया गया है और जिसका माइक ऑन है वो ऑफ करते हैं। लिपोस से लिया गया है और इसका मतलब है फैट्स। अब कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल लिपिड्स आर केमिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, हमारे पास जो है तो ठीक है, तो हमारे पास जो है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि जो लिविंग मतलब जिनका ओरिजिन लिविंग थिंग्स हो। ठीक है, और मतलब वो प्लांट से आते हैं या एनिमल्स के बॉडी में बनते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो लिपिड्स है या कार्बोहाइड्रेट्स है या ये जो प्रोटीन है ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो आप लोगों को पता है कि फैट्स जितनी भी है या लिपिड्स जितनी भी है तो ये सारे जो है तो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, या दूसरे अल्फाज में हम इनको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक वो चीज़ें होती है जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकती। और ये हमारे पास जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है तो उनमें फिर ये सॉल्युबल हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आपके पास ईथर या क्लोरोफॉर्म या बेंजीन है तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है और इनमें जो है तो ये इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। पानी में ये डिज़ोल्व नहीं होगा। फिर बता रहे कि हमारे पास लिपिड जो है तो दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन्स इन देयर स्ट्रक्चर। क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है तो उसमें हमारे पास मतलब ये CH3 और CH2 ग्रुप जो है तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से मतलब प्रीडोमिनेंस का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा होते हैं, डोमिनेंट होते हैं इनके स्ट्रक्चर्स में। तो इस वजह से ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, इस वजह से ये पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। Unlike proteins, nucleic acid and polysaccharides, lipids are not polymer। ठीक है, हमारे पास आप लोगों ने मतलब न्यूक्लिक एसिड तो चले अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन प्रोटीन्स के बारे में आपने पढ़ा है, या जो पोलीसेकेराइड्स है जो हम कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ रहे थे। तो आप लोगों को पता है भी क्लियर है कि मतलब ये हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स मीन्स कि बहुत सारी यूनिट्स जो है, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स या मर्स जो है तो वो मिलके हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि उनकी तरह मतलब न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन्स या जो कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसेकेराइड्स जो है तो ये हमारे पास पॉलीमर के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं जिनमें छोटे सेम मॉलिक्यूल्स जो है तो वो आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन लिपिड्स जो है तो ये पॉलीमर नहीं है। इसमें हमारे पास जो है तो मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है तो नहीं होते बल्कि एक ही मॉलिक्यूल होते हैं। अगर बड़ा मॉलिक्यूल है या छोटा है लेकिन सिर्फ एक यूनिट होता है तो ये पॉलीमर्स नहीं बनाती, ये याद रखिए। फिर कह रहे हैं कि दे आर द चीप स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। दे प्रोवाइड 6 फोल्ड एज मच एनर्जी एज एन इक्वलेंट मास ऑफ ग्लाइकोजन। तो हमारे पास आप लोगों को ये क्लियर है कि जो फैटी चीज़ें हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। उनकी प्रॉब्लम्स भी मतलब होते हैं, प्रॉब्लम्स भी काज करते हैं, लेकिन उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और कह रहे हैं कि अगर आपके पास इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन हो, मतलब लेट्स से 1 ग्राम ग्लाइकोजन है, और ग्लाइकोजन आप लोगों को पता है कि कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और आपके पास 1 ग्राम फैट्स हो, कोई लिपिड्स हो, तो जो फैट्स है वो आपको 6 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी एज़ कम्पेयर टू ग्लाइकोजन। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी जो है तो इसमें 6 गुना ज़्यादा एनर्जी इसमें पाई जाती है। तो ये इसकी एक अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि आपकी बॉडी में सबसे पहले और जो सबसे जो मतलब इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है तो वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो है तो वो आपके पास क्या करेगा कि सबसे पहले यूटिलाइज होगा। फिर अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे तो उसके बाद जो है तो फैट्स यूटिलाइज होते हैं, और फिर फैट्स भी अगर नहीं होते तो उसके बाद प्रोटीन्स यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, तो ये पहले नहीं होगा, अल्दो कि इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है लेकिन पहले ये यूटिलाइज नहीं होगा, पहले कार्बोहाइड्रेट ही यूटिलाइज होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि फैट्स एंड ऑयल्स आर द प्रिंसिपल स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन मैनी ऑर्गेनिज्म।
जिस तरह मतलब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं या फिर ग्लाइकोजन या स्टार्च के फॉर्म में आ जाते हैं। तो इनका जो लिपिड्स का जो हमारे पास स्टोरेज फॉर्म है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, तो वो या ऑयली फॉर्म में होते हैं, मतलब ऑयल जो है, या फिर फैट्स के फॉर्म में जो है तो हमारी बॉडी में ये स्टोर हो सकते हैं। लिपिड्स पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन आप लोगों को याद होगा, शायद आप लोगों ने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो चलिए मैं बता देता हूँ कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, तो इस टाइम पे हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है जिसमें एटीपी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो सिंपल क्या है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव। तो हमारे पास ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी की फॉर्मेशन होती है, और ये जो है तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाता है। तो ये जो लिपिड्स है, कह रहे हैं कि ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में ये पार्टिसिपेट करेगा तो ये क्या करेगा कि ये आपके पास मतलब एनर्जी बनाएगा, एटीपी बनाएगा। ठीक है, तो जैसा ऊपर भी हमने पढ़ा कि 6 फोल्ड एनर्जी जो है तो ये बनाता है। इसी तरह ये मतलब जो 6 फोल्ड्स बनाता है तो वो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के ज़रिए बनाता है। ठीक है, तो ये तो लिपिड्स के बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन था और उसका फंक्शन था। अब लिपिड्स की डिफिनीशन अगर हम करें तो कह रहे हैं कि लिपिड में बी रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस relatively insoluble in water and soluble in organic solvents, potentially related to fatty acid and utilized by the living cells। ठीक है, तो मतलब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ऑर्गेनिक मैंने आपको बता दिया है, दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ की जिसका ओरिजिन जो है वो लिविंग थिंग्स हो। ठीक है, जो कि लिविंग थिंग्स से बनते हो। एक ये दूसरी बात जो आप लोगों ने क्लास में भी डिफिनीशन की थी कि हमारे पास जो है तो ये उनसे बन जाते हैं, मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो बात भी आपने ऑर्गेनिक की थी कुछ एक्सेप्शन के साथ। तो मतलब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होगा। और दूसरा अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें तो मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है तो ये आ जाते हैं। ठीक है, और ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में या जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, जो जैसा पहले पिछले स्लाइड में हमने देखा, ईथर है या बेंजीन है या क्लोरोफॉर्म है, तो ये सारे जो है तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, उनमें ये डिज़ोल्व हो सकता है, सोलुबलाइज हो सकता है। और मतलब हमारी लिविंग सेल्स जो है तो इसको, अगर कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं होगा तो इनकी ब्रेकडाउन से ये एनर्जी जो है तो बनाएगा और एनर्जी को यूज़ करेगा। अब इनके फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं। तो दे सर्व एज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल। ठीक है, हमारे पास जो है तो जो मेटाबॉलिक फ्यूल है, जो मेटाबॉलिज्म के लिए जो फ्यूल यूज़ होता है, तो इनके लिए ये एज अ स्टोरेज फॉर्म यूज़ होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा फैट किन लोगों की बॉडी में बनते हैं, कौन लोग फैटी बन जाते हैं, कौन लोग जो है तो वो मतलब ऐसा फैट हो जाते हैं, जो लोग ज़्यादा खुराक खाते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग मतलब ज़्यादा खाना इस तरह खाते हैं और ख़ासकर वो जो है तो इस तरह मतलब फैटी चीज़ों से बना होगा, तो आपकी बॉडी में जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट में ये क्या करेगा कि यूज़ हो जाएगा, ये यूटिलाइज़ हो जाएंगे, फिर उसके बाद वो ग्लाइकोजन या स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म। फिर फाइनली आपके पास जो है तो मतलब वो भी फैट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, या अगर आपने कोई फैटी चीज़ खाई हो तो वो भी फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और फिर बाद में जब ज़रूरत होती है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म तो वो यूज़ होते हैं। तो जो लिखा है कि दे सर्व एज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल, तो इसका ये मतलब है। ठीक है, और किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, तो फैटी एसिड या ट्राई एसाइलग्लाइसरॉल, ये आगे इनकी क्लासिफिकेशन में हम ये चीज़ें देखेंगे, तो इन फॉर्म में ये स्टोर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि दे सर्व एज अ ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल। जिस तरह फ्री फैटी एसिड है या ट्राई ग्लाइसराइड है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है, तो हमारे पास ये कि ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल
एक तो मतलब स्टोरेज फॉर्म हमारे पास है, दूसरा जो है तो वो ट्रांसपोर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये अगर मैं आपको बता दूँ तो जिस तरह आप लोग वाइटामिन्स की एग्जांपल ले लें, आपके पास दो तरह के वाइटामिन्स है, एक वाटर सॉल्युबल है और दूसरा फैट सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल आपके पास जो है तो विटामिन बी और विटामिन सी है, ठीक है। अगर किसी को ये याद नहीं होता तो बी और सी तो आपस में जोड़ दें इनको। और विटामिन सी आप लोगों को पता है, जिस तरह आप लोग ये जो कैल्सी जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैल्सी में क्या होता है कि वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है और इसमें आप लोगों को पता है कि विटामिन सी है। तो अगर किसी से ये बात पूछती है कि कौन सा वाटर सॉल्युबल है और कौन से फैट सॉल्युबल है, तो आप बी सी को आपस में जोड़ दें, तो सी जो है ये आपके पास जो है तो आ जाते हैं। जिसका माइक ऑन है ऑफ कर दे, अदरवाइज अगर मैंने एग्जिट कर दिया तो मैं उनको आउट करूंगा क्लास से। ऑफ कर दे माइक, शाबाश। तो आपके पास ये है कि मतलब एक तो वो वाटर सॉल्युबल हो गए, दूसरे जो विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है, ए डी ई के, इनको हम फैट सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो है ये पानी में डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है। ये जो है तो फैट्स में डिजॉल्व होते हैं और फैट्स में ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो मतलब ये जो यहाँ पे लिखा है कि दे सर्व एज अ ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल, तो मतलब ट्रांसपोर्ट वहाँ पे ये जो वाइटामिन है, फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, तो उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक ऊपर स्टोरेज फॉर्म है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन्स, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, गैलेक्टोलिपिड्स या स्फिंगोलिपिड्स। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन, आपको पता है कि लिपिड बाइलेयर की जो हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है तो वो लिपिड बाइलेयर से बना होता है। तो मतलब वहाँ पे हम कह रहे हैं लिपिड बाई लेयर, ठीक है, कि लिपिड का दो लेयर्स उनके होते हैं। तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, अब अगर ये हमारे सेल मेम्ब्रेन में ना होते तो हमारा सेल मेम्ब्रेन ना होता, और सेल मेम्ब्रेन ना होता तो सेल ना होता, सेल ना होता तो ऑर्गेनिज्म पूरा ना होता, ठीक है। फिर नेक्स्ट फंक्शन इसका बता रहे कि दे हैव प्रोटेक्टिव फंक्शंस इन बैक्टीरिया, प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड वर्टिब्रेट्स, सर्विंग एज अ पार्ट ऑफ आउटर कोटिंग बिटवीन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। तो ये जो है तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमारे अगर आप अपने हाथों को देख लें तो आपके हाथ जो है तो वो मतलब जो स्किन है तो ये ऑयली होता है ऊपर से, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी से वाटर की इवापोरेशन को रोकता है, या हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी जर्म को मैं बता दूंगा कि कोई भी जर्म जो है तो उसको हमारी बॉडी के अंदर नहीं आने देता। और दूसरा अगर आप देख लें तो प्लांट्स है तो लीव्स के सरफेस के ऊपर अगर आप देख लें तो वहाँ पे आपके पास जो है तो मतलब एक जो वैक्सी लेयर होता है, क्यूटिकल शायद उसको बोलते हैं। तो ये भी हमारे पास मतलब वैक्स है, वैक्स इज अ फॉर्म ऑफ लिपिड्स, ठीक है। तो ये आपको प्रोटेक्शन देता है, एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे जिस तरह हमारे स्किन के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि एक ऑयली लेयर होता है, अगर ये ना होता तो दो मसले होते हैं। एक तो हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा इवोपोरेशन होती, मतलब वाटर इवोपोरेशन होती तो प्रॉब्लम काज करती। दूसरी बात ये कि हमें मतलब ये जो कट्स है तो ये बहुत ज़्यादा इजीली लगती, क्योंकि आपको पता है ड्राई सरफेस जो है तो वो बहुत जल्दी उस पे कट्स लग जाते हैं, ज़ख्म लग जाते हैं। तो आप लोगों ने ये उसमें देखा होगा, ये सर्दियों में आप लोगों ने नोट किया होगा कि अक्सर ये आपके हाथ जो है तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते, और थोड़ी सी भी अगर किसी चीज़ के साथ लग जाते हैं तो उस पे लाइन आ जाती है और मतलब वो ज़ख्मी हो जाता है। तो इधर आपके पास ये इसका मतलब वो है, अब फिर हम जो ऑयल लगा लेते, कोई क्रीम लगा लेते हैं अपने हाथों पे या अपने फेस पे, तो ये इसीलिए कहते हैं, ठीक है। तो अब कट लगने की वजह से जख्म लग जाएगा, जख्म बन जाएगा, और जख्म पे क्या होगा कि वो इजीली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो आपकी बॉडी में इंटर हो सकेंगे। तो ये कि मतलब ये आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट एक फंक्शन है कि इट सर्व्स एज पिगमेंट दैट इज केरोटीन, हार्मोन्स दैट इज विटामिन ए एंड डी, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दैट इज इकोनोसाइड्स, और ये जो लिखे हैं को फैक्टर्स के तौर पे या डिटर्जेंट के तौर पे ये जो है तो काम करते हैं, ठीक है। कैरोटीन आप लोगों को पता है, जैसा ये
हमारे पास पिगमेंट्स है, जैसा कैरेट में होते हैं, गाजर में होते हैं कैरोटीन, तो मतलब वो बाय नेचर जो है वो लिपिड्स है, ठीक है। लिपिड्स का ही कोई टाइप है। इसके अलावा हार्मोन्स जो है जैसा विटामिन ए और डी जो है विटामिन्स है, लेकिन ये हार्मोन्स के तौर पे भी काम करते हैं। तो ये या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के तौर पे ये काम करते हैं, कोफैक्टर्स के तौर पे ये काम करते हैं, या हमारे पास डिटर्जेंट के तौर पे जो है ये बाइल साल्ट जो है, तो जैसा डिटर्जेंट का काम ब्रेक डाउन है, तो बाइल साल्ट का भी काम जो है तो वो ब्रेक डाउन है, ठीक है। तो ये इन डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे बॉडी में होते हैं। अब आते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ। तो क्लासिफिकेशन मतलब अगर आप देख लें तो आपको मुख्तलिफ जगहों पे डिफरेंट उसमें मिलेंगे। यहाँ पे मतलब 3 टाइप्स आपको किए हैं, कुछ जगहों पे आपको 5 डिफरेंट टाइप्स में भी क्लासिफिकेशन मिलेगी, लेकिन सब अगर आप देख लें तो सबका सेम ही एक तरह से ये होगा। तो हमारे पास ये जो क्लासिफिकेशन है तो उनकी केमिकल कंपोजिशन के बेस पे ये क्लासिफिकेशन की गई है। और सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है तो ये हमारे पास जो है तो फर्स्ट वन जो है, तो ये हमारे पास सिंपल लिपिड्स है, ठीक है। या सिंपल लिपिड्स को हम होमोलिपिड्स भी बोलते हैं। और कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो है तो फैटी एसिड ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल्स है, ठीक है। हमारे पास मतलब फैटी एसिड्स जो है तो ये डिफरेंट अल्कोहल्स के साथ मिले होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है उनको हम सिंपल लिपिड्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, सिंपल बात यह है कि फैटी एसिड प्लस अल्कोहल जो है तो वो आपके पास जो बन जाते हैं तो उनको हम सिंपल लिपिड्स बोलते हैं या होमो लिपिड्स बोलते हैं। दूसरे जो है तो वो हमारे पास कंपाउंड लिपिड्स है। कंपाउंड लिपिड्स को हम हेट्रोलिपिड्स भी बोलते हैं। और कह रहे हैं कि ये हमारे पास दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल एंड पोजेस एडिशनल ग्रुप आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस एडिशनल ग्रुप, ठीक है। एडिशनल ग्रुप जो है तो वो आगे जब हम टाइप्स को देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। कोई और ग्रुप मतलब आ जाता है तो इसमें 3 चीज़ें आ गई। ऊपर वाले में सिंपल में हमारे पास जो है तो फैट्स फैटी एसिड प्लस अल्कोहल हो गया। यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड में जो है तो फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस एडिशनल ग्रुप, ठीक है। ये तीनों जब मिल जाते हैं तो इनसे जो हमारे पास लिपिड्स बन जाते हैं उनको हम कंपाउंड या हेट्रोलिपिड्स बोलते हैं। और थर्ड जो क्लासिफिकेशन आ जाती है तो वो हमारे पास है derived lipids, ठीक है। derived lipids कह रहे हैं कि these are the substances derived from simple and compound lipids by hydrolysis। तो जो simple या compound lipids है उनकी hydrolysis हो जाती है, water की वजह से उनकी breakdown हो जाती है, ठीक है। hydro means water और lysis mean breakdown, मतलब उनमें addition of water हो जाती है जिसकी वजह से उनकी breakdown हो जाती है। तो कोई और हमारे पास compounds बन जाते हैं लेकिन वो by nature lipids ही होते हैं। तो उन लिपिड्स को फिर हम डिराइव्ड लिपिड्स बोलते हैं, क्योंकि वो डिराइव हुए होते हैं सिंपल या हमारे पास जो कंजुगेटेड या कंपाउंड लिपिड्स है उनसे हमारे पास ये डिराइव होते हैं, ठीक है। अब सिंपल लिपिड्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि द सिंपल लिपिड्स इंक्लूड फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस, ठीक है। ये जो है फैट्स हो गए या ऑयल्स हो गए या वैक्सेस हो गए तो ये सिंपल लिपिड्स में आ जाते हैं। दीज सिंपल लिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड लाइक सब्सटेंसेस व्हिच आर कॉल्ड एज फैटी एसिड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास मतलब जो सिंपल लिपिड्स है तो ये फैटी एसिड से बेसिकली डिराइव होते हैं, ठीक है। और फैटी एसिड्स क्या है तो दे आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली ग्रेटर देन अबाउट 12 कार्बन दैट हैव नो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। तो ये हमारे पास मतलब लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, ठीक है। हमारे पास फैटी एसिड जो है तो फैटी एसिड का अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा आपको स्ट्रक्चर बना दूँ तो फैटी एसिड का देखिए CH3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद CH2 आ जाएगा, ये ऐसे, फिर CH2, ठीक है। तो ऐसे चलता जाएगा, मतलब ये CH3 आ गया, फिर CH2 CH2 CH2, ये चलता जाएगा। यहाँ पे आपको क्या बात लिखी है कि जनरली ग्रेटर देन 12 कार्बन, तो मतलब ये तो 3 कार्बन मैंने बना दिए, तो आप ऐसा CH2 लगाते जाएंगे आपके पास जो है तो 12 या 13 या 14 या हमारी बॉडी के अंदर जिस तरह हम लिपिड्स जो
पाए जाते हैं नॉर्मली, तो वो हमारे पास 18 या 16 कार्बन के बने होते हैं। तो ये इस तरह चलता जाएगा और आखिर में आपके पास इधर COOH आ जाएगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, COOH। तो अब ये इस वजह से इनको हम एसिड बोलते हैं। मतलब हमने शुरू में, अगर आप ये रिकॉल कर ले, तो शुरू वाली स्लाइड में हमने पढ़ा कि इसमें मतलब ये हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और इनमें CH2 या CH3 ग्रुप होते हैं। तो आपके पास मतलब इनका ये जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर हम बनाते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे COOH आ जाता है और यहाँ पे CH3 आ जाते हैं, ठीक है, और ये हर एक कॉर्नर जो है तो ये आपको CH2 शो करता है। तो हमारे पास मतलब फैटी एसिड जो है तो ये लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, और इनकी जो है तो मतलब जो कार्बन नंबर है तो वो 12 से ज़्यादा होता है, और कह रहे कि दे हैव नो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। पानी में जो है तो ये डिज़ोल्व नहीं होते। आप लोगों को पता है कि फैट्स जो है तो वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, ऑयल जिस तरह हो गया या वैक्सेस हो गए। फिर कह रहे कि द हाइड्रोफिलिक कार्बोक्सिलिक COOH जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है तो इट इज़ रेफर टू एज पोलर हेड, एंड द हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन पोर्शन इज रेफर टू एज नॉन पोलर टेल, ठीक है। मैं दोबारा ये जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था, ये देखिए, यहाँ पे आपके पास ये एक सिंपल सा मतलब मैंने स्ट्रक्चर आपको बना दिया। तो ये जो ये ग्रुप है तो कह रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पोलर हेड हो गया, इसको हम हेड बोलते हैं, ठीक है, पोलर हेड ये आपके पास हो गया। और ये जो बाकी जो पोर्शन है ये, तो ये हमारे पास टेल हो गया, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि ये नॉन पोलर टेल है। तो अब पोलर आपको पता है कि वो वाटर भी पोलर है, तो पोलर जो है तो वो जैसा हम कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, तो पोलर जो है वो पोलर में डिजॉल्व होगा, और नॉन पोलर जो है तो वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा, ठीक है। ये आप लोगों ने एक जुमला पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि ये लाइक डिजॉल्व लाइक। तो अब इसका ये जो मतलब जो फैट्स है, इनका ये जो फैटी एसिड जो है, इनका ये जो हेड है, ठीक है, पोलर हेड है, तो ये वाटर में डिजॉल्व होता है, लेकिन जो टेल है तो वो डिजॉल्व नहीं होता। इसका जो टेल है तो वो जैसा बेंजीन हो गया या ईथर हो गया उसमें डिजॉल्व होगा, लेकिन आपके पास जो है तो ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट जो क्लास है तो वो कंपाउंड लिपिड्स है, ठीक है। कंपाउंड लिपिड्स जो है तो हमारे पास कह रहे कि दे आर फैटी एसिड esterified with alcohol, but in addition they contain other groups। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड लिपिड्स है तो ये हमारे पास मतलब फैटी एसिड है और अल्कोहल है, लेकिन इनमें और ग्रुप्स जो है तो वो आ जाते हैं, ठीक है। और कह रहे कि डिपेंडिंग ऑन एक्स्ट्रा ऑन दीज एक्स्ट्रा ग्रुप्स दे आर सब classified as phospholipids या नॉन फास्फोराइलेटेड लिपिड्स, ठीक है। तो हमारे पास मतलब डिपेंड करता है कि इनमें मतलब अल्कोहल तो हो गया, इनमें फैटी एसिड भी हो गया, लेकिन इनमें जो दूसरा ग्रुप है, जो तीसरे नंबर पे मतलब एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है, तो वो ग्रुप कौन सा ग्रुप है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो इनको फिर हम सब क्लासीफाई करते हैं। जिस तरह हमारे पास फास्फोलिपिड्स है, तो फास्फोलिपिड्स में फास्फोरिक एसिड आ जाता है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा ग्रुप की हम बात करते हैं या अदर ग्रुप की हम बात करते हैं, तो वो यहाँ पे फास्फोरिक एसिड आ जाता है। इसके अलावा नॉन फास्फोराइलेटेड लिपिड्स है हमारे पास, ठीक है, तो ये इनमें मतलब फास्फेट ग्रुप नहीं होता नॉन फास्फोराइलेटेड में। फिर हमारे पास डिराइव्ड लिपिड्स है, तो डिराइव्ड लिपिड्स कह रहे हैं कि डिराइव्ड लिपिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल and compound lipids by hydrolysis. These include fatty acid, alcohols, monoglycerides and diglycerides, steroids and carotenoids, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास डिराइव्ड लिपिड्स में आ जाते हैं। तो ये तो था इसकी सिंपल सी क्लासिफिकेशन। अब आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी ये मीटिंग जो है तो एंड होने वाली है, मुझे वो मिला है, तो मैं इसको पहले खुद ही एंड करके दोबारा आप लोगों के साथ लिंक शेयर